हेलो एवरीवन, वेलकम टू कानून पंडित। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारे जो नए क्रिमिनल कानून है उनमें से बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में क्या चेंजेस आए हैं, टॉप 10 वो देख लेते हैं। अब ये देखिए, कॉन्सेप्चुअली बात करें तो 90-95% ऑफ द न्यू लॉज में कुछ इतना चेंज नहीं है। कॉन्सेप्ट्स पुराने वाले ही नए वाले में भी हैं। तो इसीलिए जब हम डिस्कस कर रहे हैं, नए क्रिमिनल कानून की पढ़ाई करते हैं, फोकसिंग ऑन व्हाट हैज चेंज्ड सफिशिएंट होगा। जैसे हमारा बीएनएस में अगर हम देखते हैं, इसने किस चीज को रिप्लेस किया है? आईपीसी को रिप्लेस किया है। मेरे साथ साथ नोट्स लेके पढ़ते जाओगे तो एक साथ सब कुछ याद भी हो जाएगा एंड आपकी जो क्रिमिनल लॉज की पढ़ाई है वो काफी आसान हो जाएगा। बैरक है तो बैरक जरूर रखिए अपने पास, नहीं है तो नोटबुक तो जरूर रख के पढ़ना, साथ साथ नोट्स बनाते हुए पढ़ना, ताकि एक बार लेक्चर देख लिया, नोट बना लिया तो बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पक्का हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले फर्स्ट चेंज में। अब चेंजेस से पहले कॉमन चीज मैं रिवाइज करा देती हूँ। बीएनएस हो या आईपीसी हो, उस बुक के अंदर क्या होता है ये सेम है। आईपीसी में क्या हुआ करता था? लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस और उनके पनिशमेंट्स। इंडिया में किन चीजों को हम अपराध मानते हैं, ऑफेंस क्या मानते हैं, और अगर वो आप ऑफेंस करते हो तो उसका पनिशमेंट क्या है, इन्हीं चीजों के बारे में आईपीसी में भी हुआ करता था। अब बीएनएस में भी वही है, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट। बट कितने सेक्शन नंबर है उसमें चेंज आया है। अगर हम बीएनएस की बात करें तो अभी उसमें है 358 सेक्शंस। पहले कितना हुआ करते थे मैम? पहले हुआ करते थे 511। हाँ, इतने सारे चेंजेस। 150, आप तो कह रहे हो 5-10% चेंज है, पर यहाँ पे तो 150 से ज्यादा सेक्शन नंबर कम लग रहे हैं। देखिए, हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो हमेशा घर पूरा फैला फैला रहता है, चीजें बिखरे हुए रहते हैं एंड किसी ना किसी को तो उनके पीछे जाकर सारी चीजों को संभालना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ है लॉ का आईपीसी एंड बीएनएस में। जिस छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आसान हो हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आईपीसी में देखें, हमारे पास क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश की एक ऑफेंस थी, जिसकी परिभाषा आपको सेक्शन 120 कैपिटल ए में उन्होंने दिया था पहले। अब डेफिनेशन के बाद उन्होंने एक और सेक्शन नंबर लगाया नीचे, सेक्शन 120 कैपिटल भी, जिसमें उसका पनिशमेंट के बारे में बताते थे। तो एक ही ऑफेंस और उसका पनिशमेंट को बताने के लिए 2, 4, 10 सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अब उसको कंसोलिडेट किया है। लीगल वर्ड क्या है? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट, ये आपको बैरक में भी ये शब्द कहीं बार दिखता रहेगा, कंसोलिडेट करके। तो यानी कि संभाला है, समेटा है, सब कुछ समेट के ऑर्गेनाइज करके उसको अब क्या किया, एक ही सेक्शन में डाल दिया, सेक्शन 61 बीएनएस में डाल दिया यही चीज को, जो 2 सेक्शन में पहले हुआ करता था। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश का जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन एंड पनिशमेंट को अब दोनों एक ही उसमें डाल दिया। ये चेंज आपको पूरे लॉ में हर जगह दिखेगा। कई सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर 4 या 5 सेक्शन में पहले वही चीज हुआ करता था, उसको अब उन्होंने एक सेक्शन में कर दिया। क्लॉज 1 में डेफिनेशन दे दी, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में पनिशमेंट दे दिया, एंड क्लॉज 4 में कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं तो वो लिख दिए। तो उस ऑफेंस के बारे में जो भी आपको चाहिए, आप बीएनएस का सिंगल एक ही उसमें आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है हमारे बीएनएस के चैप्टर्स में भी। ये सेक्शन के अंदर की ही बात नहीं, अगर हम चैप्टर्स में भी देखते हैं, जैसे चैप्टर 5 विमेन एंड चाइल्ड ऑफेंसेस, तो ये विमेन प्रोटेक्शन एंड विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस पहले के जो हमारा बैरक था आईपीसी में उसमें भी थे, पर बिखरे हुए थे। तो उनको लगा कि जब कोई भी स्टूडेंट हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, कॉमन मैन हो, विमेन एंड विमेन रिलेटेड चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो सब एक ही जगह पे उनको मिलना चाहिए, है कि नहीं? विल दैट मेक इट इजी? ऑफ कोर्स इट विल बी इजियर। इज दैट द करेक्ट अप्रोच? हाँ, दैट इज द करेक्ट अप्रोच। तो इसलिए लेजिस्लेशन का जब ड्राफ्टिंग हुआ था तो उन्होंने चीजों को कंसोलिडेट किया है, समेटा है। तो जो अलग अलग ऑफेंसेस हैं विमेन एंड विमेन प्रोटेक्शन को लेकर, वो अब चैप्टर 5 में मिलेंगे। सिमिलरली चाइल्ड एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो भी चीजें आपको जाननी, अगर आप जानना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें अब एक ही चैप्टर में उन्होंने डाल दिया है।
सिमिलरली चैप्टर 4 में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। चैप्टर 4 में अटेम्प्ट, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी, ऐसे 3 ऑफेंसेस के बारे में जो कुछ भी आपको जानना चाहिए यहां होते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑफेंसेस को हम इनकोएट ऑफेंसेस या इनकम्प्लीट ऑफेंसेस बोलते हैं। तो ये इनकोएट ऑफेंसेस, इनकम्प्लीट ऑफेंसेस के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हो तो पहले अलग अलग चैप्टर में देखना पड़ता था, जो कि गलत है। सब कुछ एक जगह होना चाहिए, समेट दिया उन्होंने, एक जगह डाल दिया चैप्टर 4 में। तो ऐसे काफी सारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। अबेटमेंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट पुराना लॉ एंड नए लॉ में दोनों में सेम है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, ये सेम है। थेफ्ट क्या होता है, ये सेम है। बट चीजें कहाँ मिलेंगी, बेर एक्ट के अंदर की चीजें कहाँ मिलेंगी, इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। बट अकॉर्डिंग टू मी द न्यू वर्जन इज मच मोर बेटर एंड थॉट आउट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट चेंज। तो इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखें कि पहले देख लें कि नए कानून में कौन सी चीज कहाँ लिखी है। तो चलते हैं सेकेंड चेंज पर। सेकेंड चेंज शायद आपने सुना ही होगा अब तक, क्योंकि ये है पनिशमेंट्स को लेकर। इंडिया में अब एक न्यू टाइप ऑफ पनिशमेंट जो है कम्युनिटी सर्विस। पनिशमेंट में क्या चेंजेस है, एक न्यू टाइप को ही ऐड किया है। वो न्यू टाइप का नाम क्या है, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, देखिए हमारा जो समाज है उसको सर्व करना, सर्विस करना, यानी उनके हित में कुछ काम करना, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। तो अब जो अपराधी हैं उनसे क्या कराएंगे, उनसे कुछ कम्युनिटी सर्विस के काम कराएंगे, जैसे रोड्स क्लीन करना हो गया, सिंपल एग्जांपल, कुछ ऐसे कराएंगे जिसकी वजह से हम सबकी भलाई हो, कम्युनिटी की भलाई हो, एंड एट द सेम टाइम रिफॉर्मेशन हो। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लिया गया है रिफॉर्मेटिव जस्टिस। पनिशमेंट्स के पीछे पिनोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे थियरीज होते हैं कि हम पनिश क्यों करते हैं। तो एक वो थियरी का नाम है रिफॉर्मेटिव जस्टिस थियरी। तो ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस थियरी से उठाया गया है ये कम्युनिटी सर्विस। अब इंडिया में बीएनएस के हिसाब से देखें तो 3 टाइप ऑफ ऑफेंसेस है। कितने ऑफेंसेस हैं, 3 ऑफेंसेस हैं जहां पर जज के पास डिस्क्रिशन होता है कि अपराधी को जेल ना भेजे पर अपराधी से कम्युनिटी सर्विस कराएं। कम्युनिटी सर्विस के लिए रिगार्डिंग रूल्स अलग अलग स्टेट्स बनाएंगे, उसका इन डेप्थ हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी आप इतना जाने कि कम्युनिटी सर्विस करके आईपीसी में कुछ ऑप्शन ही नहीं था, एक नया टाइप ऑफ पनिशमेंट को अब इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस। अब सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस में अगर आप देखते हैं तो इंडिया में अब 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आ गए हैं। पहले कितने हुआ करते थे, आईपीसी के हिसाब से सिर्फ 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट थे। अब 5 + 1 6 हो गया नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पनिशमेंट का क्या मतलब है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका ये मतलब है कि इंडिया में कोई भी अपराध अगर आप करते हैं तो इन 5 में से ही आपको पहले सजा मिल सकती थी। अब इन 6 में से, इन 6 टाइप्स में से कोई भी एक टाइप ऑफ सजा आपको मिल सकती है। अगर ये 6 में से वो सजा है ही नहीं तो उस टाइप की सजा आपको इंडिया में कोई भी कभी भी नहीं दे सकते, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, पनिशमेंट्स का सेक्शन है सेक्शन 4 बीएनएस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट एक और चीज है जो काफी चर्चे में थी, इनफैक्ट बीएनएस से पहले भी एक सेक्शन था आईपीसी का जो काफी बार चर्चे में आई थी, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे काफी जजमेंट्स पास किया था, जो है सेक्शन 124 कैपिटल ए, जो सेडिशन के रिलेशन में था। सेडिशन यानी राजद्रोह। अब ये गवर्नमेंट को जो भी क्रिटिसाइज कर रहे, गवर्नमेंट का अपोजिशन जो है, अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो भी दे रहे थे, उनको सेडिशन पे अरेस्ट किया जा रहा था, जिसको चैलेंज किए हैं। एक पक्ष ये था कि जो सेडिशन का सेक्शन है, सेक्शन 124 कैपिटल ए, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में, यानी ब्रिटिशर्स के जमाने में। अब ब्रिटिशर्स ने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको सप्रेस करने के लिए, उनकी आवाजें को दबाने के लिए ये सेडिशन का लॉ लेके आए थे। क्योंकि उस जमाने का गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो चीजें बोल रहे थे उनको सप्रेस करने के लिए था
ये सेडिशन। तो इसलिए काफी दिनों से ये मांग थी कि इसको तो हटा दो। अब उन्होंने ये वाला शब्द तो हटा दिया, सेडिशन का शब्द अब आपको बीएनएस में नहीं मिलेगा, पर आपको बीएनएस में कुछ और मिलेगा। बीएनएस में सेक्शन 152 में कुछ और शब्द मिलेंगे। बेर एक्ट है तो खोल के देखिएगा, काफी अच्छे से समझ में आएगा। जो भी हो, हम सब लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, हमारे पास हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों की बेर एक्ट हमेशा होनी चाहिए। लॉ कहाँ से हमें, देखो लॉ मैं नहीं बता रही हूँ आपको, लॉ या ये वाला जो बुक है बेर एक्ट है, लेजिस्लेटिव एक्ट है, ये बता रहा है। तो जो भी हो हमेशा बेर एक्ट्स अपने साथ रखिए एंड बेर एक्ट्स के साथ अपना परिचय बनाते रहिए, बेर एक्ट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएं। ओके, दैट्स माय जनरल एडवाइस। चलिए 152 बीएनएस अगर हम देखते हैं, उसमें क्या लिखा है, एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यहां पर अब हेडिंग ही बदल दिया है, ऑफेंस का हेडिंग ही बदल दिया है। सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो एकता को ठेस पहुंचाने वाली चीजें हैं उसको ऑफेंस मानते हुए सेक्शन 152 आ गया। तो यही कहते हैं, कोई भी कुछ कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करते हैं चीजों को, जो हमारी भारत की एकता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाता है या ठेस पहुंचाने की इंटेंशन से कुछ करते हैं, तो उसको हम अब पनिशेबल बनाएंगे सेक्शन 152 बीएनएस में। बट द वर्ड सेडिशन, सेडिशन का वर्ड जो है अब आपको बेर एक्ट में नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ चेंज देखते हैं क्या क्या नए ऑफेंसेस आए हैं। जब नए ऑफेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें एक साथ 3 ऑफेंसेस, एक चंक में 3 ऑफेंसेस के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो है हमारे सेक्शन 111, 112 एंड 113 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 111 में यानी 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 112 में पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड 113 में टेररिस्ट एक्टिविटीज या टेररिज्म के बारे में है। तो क्या मैम पहले ये सब ऑफेंसेस नहीं थे क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब एक सिंडिकेट जो हम बोलते हैं ना, वो बना के आप क्राइम कर रहे हो। सबने देखा ही होगा पुष्पा, ये जो पूरा पुष्पा का मूवी है, ये तो पूरा एक सिंडिकेट बना के इलीगल स्मगलिंग कर रहे हैं ना, रेड सैंडलवुड का। तो ये जो पूरे ग्रुप के लोग हैं, वो गैंग के लोग हैं जो सब मिलके ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए एज अ गैंग, एज अ क्राइम, एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स को हम सेक्शन 111 में अब पनिशेबल बना दिया है। एंड जो पेटी वाले हैं वो इतने लेवल पे नहीं कर रहे हैं, इतने ऐसे करोड़ों लाखों करोड़ों रुपयों में शायद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं कर रहे हैं, पर पेटी है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही क्राइम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन स्नैचिंग, या फिर एग्जाम का पेपर लीक कर दिया, ब्लैक में टिकट्स भेज रहे हैं, इलीगल टिकट्स, ऐसे छोटी मोटी चीजें जो आप ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, तो आप यहाँ पे पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आएंगे, वहां पर पनिशेबल होंगे। यानी सिंपली बताऊं तो यहाँ पे बड़े वाले डॉन लोग आते हैं और यहाँ पे जो डॉन के नीचे जो छोटे छोटे काम धंधे करने वाले स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आते हैं, वो लोग आ जाते हैं। तो क्या मैम ये सब इंडिया में पहले पनिशेबल नहीं था क्या? आप कह रहे हो ये सब न्यू एडिशन है। ऑफकोर्स टेररिस्ट एक्टिविटी तो पहले से ही पनिशेबल था मैम, ऑफकोर्स था ही, तो ये न्यू क्यों है? ये न्यू इसीलिए है क्योंकि बीएनएस में ये पहली बार ऐड हुआ है। यानी पहले इन सब चीजों के लिए अलग अलग लॉज थे, अभी भी अलग अलग लॉज हैं, सेपरेट बेर एक्ट अभी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्टिक एक्टिविटीज को डील करते हुए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट एक्टिविटीज के रिलेशन में यूएपीए करके एक एक्ट है, तो वो अभी भी लागू है, बट इनके बारे में आईपीसी में कभी जिक्र नहीं था। अब उन्होंने आईपीसी में जब हम लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस लिख रहे हैं बीएनएस में, तब ये भी ऐड कर दिया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में ये पहले पनिशेबल नहीं थे, पनिशेबल थे, पर अलग ऑफेंसेस एंड अलग बेर एक्ट, अलग सेक्शन नंबर में वो पनिशेबल थे। अब उनको हमने बीएनएस में एक साथ पनिशेबल बना दिया है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एंड चलिए अब इसी फ्लो में एक और पढ़ लेते हैं, 5th चेंज जो है मॉब लिंचिंग। अब एक और चीज, ये मॉब लिंचिंग का जो शब्द है आपको बेर एक्ट में नहीं मिलेगा,
पर इसका मतलब यही है, मॉब लिंचिंग जो हमारा सेक्शन 103 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस में इंक्लूडेड है। तो इस ये ऑफेंस क्या है मैं समझा देती हूँ। 103 सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है, अगर कोई भी ग्रुप बनाकर, ग्रुप में 5 या 5 से ज्यादा, 5 और मोर देन 5 पीपल मिलकर एक ग्रुप बनाकर किसी का डेथ कॉज करते हैं, एंड डेथ कॉज करने के लिए उनका जो इंटेंशन है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने किसी को मारा है, मारने की कोशिश की है, क्यों किया है? क्योंकि वो आपसे अलग जाति के हैं, या फिर वो आपसे अलग भाषा बोलते हैं, यानी जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर उनकी जो भाषा है वो अलग है, या फिर वो पैदा कहाँ हुआ है वो अलग है। तो अगर आप ऐसी चीजों के आधार पर एक झुंड बनाकर किसी का डेथ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉब लिंचिंग। एंड अब मॉब लिंचिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, पहले भी ये पनिशेबल था बट अब ये अलग से एज अ सेपरेट ऑफेंस पनिशेबल हो गया है। एंड इसकी जो पनिशमेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो पनिशमेंट है इसकी वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पनिशमेंट क्या है, अब इसके लिए आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है या फिर लाइफ। डेथ नहीं हुई है तो लाइफ, तो मिनिमम से मिनिमम तो आपको लाइफ तो मिलेगी ही मिलेगी अगर आप मॉब लिंचिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज हो गया, काफी गंभीर, मतलब इस ऑफेंस की गंभीरता को उन्होंने बढ़ा दिया है, पनिशमेंट को इंक्रीज कर। तो चलिए 6th वाले पे चलते हैं, हमारा 6th चेंज। ये भी एक न्यूली एडेड सेक्शन है, सेक्शन 304 बीएनएस। सेक्शन 304 बीएनएस में बात करते हैं हम स्नैचिंग के बारे में। स्नैचिंग के बारे में देखिए, स्नैचिंग क्या होता है? थेफ्ट में फोर्स हो या ना हो वो थेफ्ट होता है, पर अगर थेफ्ट में फोर्स भी इंक्लूडेड है वो हो जाती है स्नैचिंग। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैग में कुछ चीजें थी, मेरे को पता ही नहीं था कि कोई आके मेरे बैग का जिप खोलकर वो चीजें उठा के लेके गया है, वो हुआ है थेफ्ट। उसमें सडन फोर्स या सडन जर्क, सडन मूवमेंट ऐसा कुछ था ही नहीं। बट मैंने जो चेन पहना है, मैंने जो घड़ी पहनी है, मैं चल रही हूँ, या मेरे हाथ में फोन है, मोबाइल को कोई आता है सडन अटैक करता है, वो फोन मेरे हाथ से खींच लेता है, छीन लेता है। या फिर चेन, काफी बार हम ये स्नैचिंग का शब्द चेन स्नैचिंग में कई बार देखते हैं विमेन के रिलेशन में, स्पेशली साउथ में तो बहुत कॉमन होता है क्योंकि काफी गोल्ड पहन के जाते हैं बाहर। चेन स्नैचिंग के केसेस बहुत कॉमन है। तो अलग अलग स्टेट्स जैसे कि गुजरात फॉर एग्जाम्पल हैड अ सेपरेट लॉ, यानी बीएनएस से पहले भी कहीं स्टेट्स ऐसे थे जहां पर स्नैचिंग को उन्होंने अलग से क्या बनाया है, ऑफेंस बनाया है। अब बीएनएस में उन्होंने क्या किया, अक्रॉस द कंट्री स्नैचिंग को सेपरेट ऑफेंस बनाया। इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया? एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अब समझना चाहिए। आप भी शायद जानते ही होंगे अपने लाइफ में ऐसे कई लोगों को जिनकी मोबाइल की चोरी हो गई है ना। मोबाइल की जब चोरी होती है, खींच लेते हैं आपसे। मेरे साथ भी एक्चुअली हुआ था ये। मैं चल ही रही थी, मेरे हाथ से वो मोबाइल फोन खींच के भाग गए बाइक पे आकर। तो ऐसे कई सारी चीजें हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर ना मोबाइल फोन अब सिर्फ फोन नहीं रहा है, मोबाइल फोन के अंदर हमारा बैंकिंग के पासवर्ड होते हैं, यूपीआई अकाउंट, पिन्स, ऐसा कई सारी चीजें, हमारी जीमेल एक्सेस, सब कुछ उसी फोन के अंदर होता है। तो अब सबका फोन काफी वैल्यूबल हो गया है। तो ये स्नैचिंग अब छोटा मोटा ऑफेंस नहीं रहा, ये अब काफी सीरियस ऑफेंस हो गया, क्योंकि एक बार आपका फोन किसी के हाथ लग गया तो वहां से सारा फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हैं, कुछ भी करने का अब स्कोप बन गया। तो इसलिए स्नैचिंग को अब काफी इंपॉर्टेंट ऑफेंस बना दिया है, उसको सेपरेट दर्जा दिया है। तो ये भी काफी बार कहीं एग्जाम्स में पूछा गया था ये वाली चीज। ये तो हमारे AIB एग्जाम्स में हमने देखा, जुडिशियरी एग्जाम्स में देखा, ये कहीं इंपॉर्टेंट, हर जगह ये इसके बारे में अब चर्चा हो गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 7वां क्या है देख लेते हैं फटाफट, हिट एंड रन केसेस। 7th इज अबाउट हिट एंड रन केसेस, जो कि कवर्ड है सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस में। इनफैक्ट हमारी जो पूरी बीएनएस है उसमें सारे के सारे प्रोविजंस इंप्लीमेंट हुए हैं, बस एक ही प्रोविजन है जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वो है सेक्शन 106 सब क्लॉज 2। तो अगर आप कोई अच्छा बैराक्ट खोल के देखते हैं, उसमें फ्रंट पेज पे ही लिखा है
एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्ट 1 और 2 जो कि हिट एंड रन केसेस के बारे में है। फर्स्ट ये डिस्कस करते हैं हिट एंड रन क्या होता है। हिट एंड रन यानी किसी ने एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट करके वहां से वो भाग गया, तो वो रुक के देखा नहीं है, हिट एंड रन। एक्सीडेंट किया फिर वो भाग गया, उसको हम बोलते हैं हिट एंड रन केसेस। हिट एंड रन केसेस के लिए जो पनिशमेंट है वो है 10 years एज पर BNS। अगर आपको याद होगा, जैसे ही हमारा जैन 2024 था, पूरे देश में ट्रक ड्राइवर्स की बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी। उन्होंने स्ट्राइक इसीलिए किया था, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के खिलाफ ही किया था। उन्होंने ये कहा था कि हिट एंड रन केसेस में जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कई बार उनकी गलती अगर ना भी हो तो उन्हीं को दोषी ठहराते हैं, एंड मॉब अटैक का बहुत डर रहता है, तो इसीलिए उनको फ्ली करना पड़ता है, यानी उनको उस सिचुएशन से भागना पड़ता है। उनका इंटेंशन नहीं है भागने का, पर उनको भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं भागते हैं, उनकी गलती ना भी हो, तो मॉब अटैक हो जाता है और उनका जान को खतरा होता है। ऐसे सिचुएशन में ही वो एक्ट करते हैं करके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो इसीलिए गवर्नमेंट में तब दिलासा दिया था कि ठीक है, हम BNS को इम्प्लीमेंट करेंगे, पर ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है इसको अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिस्कस करके अच्छे से गाइडलाइंस वगैरह फ्रेम करके बाद में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे करके बोला है। तो 106 सब क्लॉज 2 आपके बेयर एक्ट में है, पर सिर्फ वो क्लॉज है जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बाकी चीजें इम्प्लीमेंट हो गई हैं। जैसे सेक्शन 106 सब क्लॉज 1 जो नेग्लिजेंस के बारे में है, ये इम्प्लीमेंटेड है, सिर्फ सब क्लॉज 2 जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट लेट्स गो टू 8th चेंज। सेक्शन 497 IPC को हटा दिया है। सेक्शन 497 IPC क्या है? अडल्ट्री के बारे में बात कर दिया। अब हम सारा एडिशन ही डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ डिलीशंस जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता देती हूँ। तो अडल्ट्री यानी विवाह के बाहर संबंध रखना, उस चीज को अब उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब कर दिया क्या? नहीं, ये पहले ही हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का एक जजमेंट है, जजमेंट का नाम पता है किसी को? जोसेफ शाइन। ये जो हमारा जोसेफ शाइन का जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अडल्ट्री इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो अडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज हो गया है, तो इसीलिए अब ये सेक्शन को फिर से BNS में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए इसको अब BNS से हटा दिया। तो BNS में अडल्ट्री का शब्द कहीं नहीं होगा। ये इस टाइप का ऑफेंस भी कुछ नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है, 2018 में ही बोल दिया है कि अडल्ट्री को हम इंडिया में अपराध नहीं मानेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मैम जब हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं उसमें तो अडल्ट्री होता है। यस, ऑफ कोर्स है। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से फॉर एग्जांपल अडल्ट्री अभी भी डिवोर्स के लिए एक कारण हो सकता है, डिवोर्स का कारण अभी भी वैलिड है, पर अडल्ट्री आपने किया है इसकी वजह से आपको जेल में नहीं डाल रहे, है ना, उसको हम ऑफेंस मान के आपको जेल में नहीं डाल रहे। अडल्ट्री हुआ है तो शादी तोड़ने का रीजन बन सकता है, विच इज वेरी वेल वैलिड एज अंडर सिविल लॉ, बट क्रिमिनल लॉ में आपको पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही एक और सेक्शन है हमारा ऑन वेरी वेरी सिमिलर लाइंस, जो है हमारा सेक्शन 377 ऑफ IPC। ये 377 IPC को भी हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? सेम रीजन। 377 में क्या था? सेम सेक्स कंसेंशुअल रिलेशनशिप था। तो कंसेंट के साथ अगर सेम सेक्स के रिलेशनशिप्स होते हैं कंसेंट के साथ वाले, तो वो अपराध नहीं है करके किसने बोला? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, 2018 में ही बोल दिया। ये कौन सा जजमेंट में बोला है पता है? नवतेज सिंह जोहर। तो ये नवतेज सिंह जोहर का जजमेंट था, जिसमें 2018 में ही बोल दिया है कि ये क्राइम नहीं है। अगर सेम सेक्स रिलेशनशिप आप रखते हैं, कंसेंट के साथ वो रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, तो वो अपराध नहीं है, उसके लिए आपको जेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये बोल दिया है। तो वंस अगेन ये सेक्शन को BNS में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। ऑफ कोर्स दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ मूट पॉइंट, क्योंकि अगर सेम सेक्स रिलेशनशिप होता है बट वो कंसेंट के साथ नहीं होता है, तो उसको हम किस में पनिशेबल करेंगे? ये थोड़ा सा हाई लेवल का पॉइंट है, डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि BNS में
अब ऐसा प्रोविजन नहीं रहा है। तो एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, बट इतना याद रखें कि सेम सेक्स कंसेंशुअल रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज करने की वजह से 377 आईपीसी ये वाला सेक्शन एज इट इज अब बीएनएस में नहीं है, या इसका रिलेटेड सेक्शन बीएनएस में है ही नहीं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने लास्ट तक बचा के रखी है। कई बार ये मैंने कहीं देखा है टॉप 10 में, बट ये डिस्कस नहीं करते, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट चेंज है जो एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के रिलेशन में आया है। तो एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस में जो आउटसाइड द कंट्री एबेटमेंट करते हैं पर ऑफेंस इंडिया में होता है, उसको अब हमने स्पेसिफिकली पनिशेबल बनाया है। इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 48 ऑफ बीएनएस। तो अगर कुछ लोग भारत के बाहर बैठकर कुछ साजिश बना रहे हैं एंड उसकी जो इफेक्ट होगी, ऑफेंस होगी, जो इंडिया के अंदर होगी, लोग विदेश में बैठे हैं बट उसका जो इफेक्ट है वो तो इंडिया में हो रहा है, तो ऐसे अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बाय पीपल आउटसाइड ऑफ इंडिया हैविंग इफेक्ट इन इंडिया, जो कि काफी कई बार फ्रॉड, टेररिज्म, क्राइम, साइबर क्राइम, इन केसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी चीजों को अब हम स्पेसिफिकली सेक्शन 48 बीएनएस में हमने पनिशेबल बनाया है। ये हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हमारे बीएनएस में। एंड एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, बीएनएस में कई सारे कॉलोनियल रेफरेंसेस को हटा दिए हैं। जो भी ब्रिटिश या ब्रिटिश रिलेशन में वर्ड्स थे, टर्म्स थे, जो अब जरूरत नहीं है उन रेफरेंसेस को रखने के लिए, वो सब हटा दिया है। आई होप यू गॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग बीएनएस में कौन से पॉइंट्स पे आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना चाहिए, कौन से चेंजेस पर। बाकी कॉन्सेप्ट्स जो आपके बेसिक्स अगर आईपीसी के अच्छे हैं तो वही आपको बीएनएस में भी अप्लाई करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ।